आज बात करेंगे भारत के सबसे बड़े और सबसे सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशंस में से एक की, ऑपरेशन सिंदूर। देखिए, ये सिर्फ एक जवाबी हमला नहीं था, बल्कि ये एक मैसेज था, एक संकेत कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में अब एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। तो चलिए, इसे जरा गहराई से समझते हैं। तारीख थी 7 मई 2025 और समय था रात के 1:05। जब पाकिस्तान में बैठे आतंकी अपने ठिकानों में बेफिक्र सो रहे थे, ठीक उसी वक्त भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने अंधेरे को चीरते हुए एक साथ 9 आतंकी कैंपों पर धावा बोल दिया था। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि वो रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली थी। और पता है, इस पूरे ऑपरेशन की सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? ये इतना बड़ा, इतना कॉम्प्लेक्स क्रॉस बॉर्डर हमला सिर्फ 25 मिनट में पूरा हो गया। जी हाँ, ये स्पीड और ये प्रिसिजन भारतीय सेना की एक नई ही ताकत का सबूत थी। तो सवाल ये उठता है कि भाई, आखिर यहाँ तक नौबत पहुंची कैसे? भारत को इतना बड़ा और इतना रिस्की कदम उठाने पर मजबूर क्यों होना पड़ा? और क्यों इस हमले को उरी या बालाकोट से भी ज्यादा बड़ा और अहम माना जा रहा है? इस ऑपरेशन की वजह को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस घटना पर जिसने पूरे देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। कहानी की शुरुआत होती है पहलगाम में हुए एक बेहद क्रूर आतंकी हमले से। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए तो समझ आएगा कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 22 अप्रैल को एक हमला होता है, फिर 7 मई को पहलगाम में वो घिनौना हत्याकांड होता है, और उसी रात मतलब कुछ ही घंटों के अंदर भारत अपनी जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर देता है। देखिए, पहलगाम का हमला कोई आम आतंकी हमला नहीं था। इस बार आतंकियों ने हैवानियत की हर हद पार कर दी थी। उन्होंने लोगों को लाइन में खड़ा किया, एक एक करके सबसे उनका धर्म पूछा, और जिन्होंने खुद को हिंदू बताया उन्हें चुन चुनकर बेरहमी से मार डाला। इस जघन्य अपराध के बाद भारत सरकार का रिएक्शन एकदम क्लियर और सख्त था। प्रधानमंत्री मोदी ने देश से वादा किया कि इसके पीछे जो भी हैं उन्हें ऐसी सजा मिलेगी जिसकी उन्होंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। तो भारत ने इसका जवाब कैसे दिया? देखिए, ये सिर्फ एक फौजी हमला नहीं था, बल्कि ये एक बहुत सोची समझी टू प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी थी। मतलब कूटनीति और सैन्य शक्ति दोनों का एक साथ इस्तेमाल किया गया। स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी। एक तरफ डिप्लोमेसी के जरिए पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करना था, उसे अकेला कर देना था, और दूसरी तरफ जमीन पर मिलिट्री एक्शन लेकर उन आतंकी ठिकानों को जड़ से उखाड़ फेंकना था जो भारत के लिए नासूर बन चुके थे। और डिप्लोमैटिक फ्रंट पर तो भारत ने ऐसे ऐसे कदम उठाए जो पहले कभी नहीं हुए थे। सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने जैसा बड़ा फैसला लिया गया, व्यापार रोक दिया गया, और तो और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा पर एक तरह से डिजिटल स्ट्राइक कर दी गई। मतलब हर तरफ से पाकिस्तान पर दबाव बनाना ही मकसद था। तो एक तरफ तो दुनिया के सामने ये सब चल रहा था, और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी एकदम खामोशी से और पूरी तेजी से चल रही थी। चलिए, अब इस ऑपरेशन की प्लानिंग की कुछ डिटेल्स देखते हैं। सब कुछ मानो बिजली की रफ्तार से हुआ। सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी। रॉ और एनटीआरओ जैसी टॉप एजेंसीज ने 21 ठिकानों की लिस्ट तैयार की, जिसमें से एनएसए अजीत डोभाल ने 9 सबसे जरूरी और हाई वैल्यू टारगेट्स को फाइनल किया। और सिर्फ कुछ ही दिनों में 5 मई तक हमले का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार भी था और अप्रूव भी हो चुका था। अब जरा इस स्लाइड पर खास ध्यान दीजिए, क्योंकि यही इस ऑपरेशन का सबसे जरूरी पहलू है। टारगेट्स सिर्फ पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तक ही सीमित नहीं थे। आप देख सकते हैं कि 4 ठिकाने तो इंटरनेशनल बॉर्डर के पार पाकिस्तान के अंदर थे, सियालकोट, मुरीद के, और यहाँ तक कि बहावलपुर, जो बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर अंदर है और जैश का हेडक्वार्टर माना जाता है। जाहिर है, इतने बड़े मिशन के लिए भारत ने अपने सबसे तगड़े और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। राफेल और मिराज जेट्स ने स्काल्प और ब्रह्मोस जैसी स्टैंड ऑफ मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इसका मतलब है कि विमानों को खतरे में डाले बिना ही दूर से टारगेट्स को तबाह किया जा सकता था। और वहीं कामिकाजी ड्रोन्स हमले से पहले और बाद की पल पल की जानकारी दे रहे थे। तो ऑपरेशन तो कामयाब रहा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब देखते हैं कि इसके बाद हुआ क्या। इस हमले का आतंकी संगठनों पर और दोनों देशों के रिश्तों पर क्या असर पड़ा। ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ बता रहा है कि ये हमला आतंकी संगठनों की लीडरशिप के लिए कितना बड़ा झटका था।
जैश ए मोहम्मद की तो टॉप लीडरशिप का समझिए 65% हिस्सा तबाह हो गया और लश्कर और हिजबुल को भी बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। कुल मिलाकर 100 से ज्यादा आतंकी तो मारे ही गए, लेकिन जो सबसे बड़ी चोट थी वो सीधे जैश के सरगना मसूद अजहर पर थी। मारे गए लोगों में उसके भाई और 2 बहनोई समेत परिवार के 10 लोग शामिल थे। ये सिर्फ एक आतंकी संगठन पर नहीं, बल्कि उसके सरगना पर एक बहुत ही पर्सनल और गहरा हमला था। और इस चोट का मनोवैज्ञानिक असर कितना गहरा था वो इस बात से पता चलता है। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक अपने परिवार और संगठन को हुए नुकसान से मसूद अजहर इस कदर टूट गया था कि उसने कहा, काश मैं भी उनके साथ मारा गया होता। और अब एक मजेदार बात सुनिए जो थोड़ी आयरोनिकल भी है। भारतीय हमले से ठीक 3 घंटे पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ट्वीट किया था कि सब लोग शांति से सो सकते हैं क्योंकि वो जाग रहे हैं। लेकिन कुछ ही घंटों में भारतीय वायुसेना ने उनके देश के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। हमले के बाद पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश जरूर की, लेकिन भारत इसके लिए भी पूरी तरह से तैयार बैठा था। भारत के मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सभी खतरों को हवा में ही पहचान कर तबाह कर दिया। इससे ये भी साबित हो गया कि भारत न सिर्फ हमला करने में, बल्कि अपनी रक्षा करने में भी पूरी तरह से सक्षम है। इस ऑपरेशन के बाद भारत ने सिर्फ फौजी ताकत ही नहीं दिखाई, बल्कि दुनिया को एक बहुत मजबूत और यूनाइटेड मैसेज भी दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एक हिंदू और एक मुस्लिम महिला अधिकारी को चुना गया, जो भारत की एकता का प्रतीक था। अमेरिका, ब्रिटेन और रूस जैसे बड़े देशों ने इसे आतंकवाद के खिलाफ एक जरूरी कार्रवाई बताया और देश के अंदर सभी राजनीतिक दल, सेना और सरकार के साथ एक सुर में खड़े नजर आए। और ये सब कुछ हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। बॉर्डर के 100 किलोमीटर अंदर जाकर हमला करके क्या भारत ने आतंकवाद से निपटने के लिए अपनी पॉलिसी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी है? क्या अब वो स्ट्रेटेजिक संयम वाला दौर वाकई खत्म हो चुका है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा और जो दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स को तय करेगा।